सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए जितने भी साथी बंधु हैं, बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हृदय कणिकाओं की तरह समृद्ध रहने वाले मेरे बेटे बेटियों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो दांडी यात्रा थी उसके आगे का बिंदु है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से मानी जाती है। दांडी एक समुद्र तटीय क्षेत्र था और साबरमती आश्रम, जिसके बारे में पूर्ववर्ती क्लास में बताया गया है, उस साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की अठंतर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा की थी मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने। उसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी मार्च की तुलना पेरिस की जो नेपोलियन की यात्रा थी, उस नेपोलियन की पेरिस यात्रा से इसकी तुलना की है। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से नेपोलियन ने पेरिस के अंतर्गत यात्रा की थी और रोम में मुसोलिनी ने यात्रा की थी, तो रोम में मुसोलिनी ने की और पेरिस में नेपोलियन ने की। ये दोनों जो यात्राएं थी ये एक जैसी मानी गई हैं कि जिस तरीके से वहां पर ये यात्रा थी तो भारत में दांडी यात्रा थी। कहा जाता है इस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग नमक सत्याग्रह हुए। गरसाना में नमक सत्याग्रह हुआ और गरसाना के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया था। श्रीमती सरोजनी जो नायडू हैं, उस सरोजनी नायडू ने किया था। सरोजनी नायडू के सहयोगी इमाम साहब, उसके बाद मणिलाल, ये मणिलाल जी जो थे ये गांधी जी के पुत्र थे, तो इन्होंने वहां पर नेतृत्व किया। कहा जाता है उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तरी क्षेत्र में व पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर व पूर्व क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय बालिका थी। उस 13 वर्षीय बालिका नागा बालिका थी और उसका नाम गोडिन्यू था। उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कहा जाता है इस गोडिन्यू को जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल जो नेहरू थे, उस जवाहरलाल नेहरू ने रानी की पदवी प्रदान की थी। नेहरू ने रानी की पदवी प्रदान की थी। इन्हें नागालैंड की जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। इसे नागालैंड की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है या जोन ऑफ आर्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर दूसरी बात है, नमक सत्याग्रह के क्या क्या कार्यक्रम थे। देखो, नमक सत्याग्रह के जो कार्यक्रम है वो मैं एक एक करके आपको डिटेल बताता हूँ। नमक प्रतिबंध की अवहेलना। ये नमक प्रतिबंध का मतलब क्या है? उस समय नमक कानून, नमक बनाने पर प्रतिबंध था। खाद्य सामग्री का या रसोई का एक प्रमुख आधार नमक माना जाता है, तो उस नमक प्रतिबंध थे, उनकी अवहेलना करना। दूसरा, जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने नशे से संबंधित जितनी भी दुकान थी, जैसे शराब की दुकान, दूसरा नशीला पदार्थ था अफीम की दुकान, तीसरा था विदेशी कपड़ों की दुकान, विदेशी कपड़ों की दुकान, इन सब का बहिष्कार किया गया, धरना दिया गया इन पर। एक तो इन पर क्या दिया गया? धरना दिया गया, और दूसरी बात इन सभी का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा।
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। कहा जाता चरखा कातना और स्वदेशी पर जोर दिया। एक तो चरखा कातना, चरखा तकली व स्वदेशी पर जोर दिया गया कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए, तो स्वदेशी पर जोर दिया गया। कहा जाता है छुआछूत से दूर रहना इसका प्रमुख कार्यक्रम था, क्योंकि इस समय छुआछूत वाला मामला अंग्रेज ज़्यादा बढ़ा रहे थे, जातिगत आधार पर भेदभाव बढ़ रहा था। तो उस समय सभी ने छुआछूत से दूर रहने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार। जितने भी विद्यार्थी थे, विद्यार्थी गण महोदय द्वारा सरकारी स्कूल जो भी ब्रिटिश अधिकृत थे वह कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। कॉलेज का बहिष्कार कर दिया कि हम इनमें अध्यापन का अध्ययन नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरियों का परित्याग कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरियों का परित्याग किया गया, परित्याग कर दिया गया। उनके द्वारा नौकरियों से इस्तीफे दे दिए। हड़ताल, प्रदर्शन, बहिष्कार, विरोध शस्त्र के रूप में काम में लिए। बहिष्कार, विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल, ये सब शस्त्र के रूप में काम में लिए। इनको एक शस्त्र के रूप में काम में लिया गया, इन्हीं को प्रमुख आधार माना गया। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन जब अपनी प्रगति पर था उस समय भारत के गवर्नर थे इरविन। 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लंदन में क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब हुआ था लंदन में गोल सम्मेलन? 1930 को हुआ था। और लंदन के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। और जब भाग नहीं लिया, इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। B.R. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी ये गए थे। तो उस समय सरकार व कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था। किस किस के मध्य? सरकार व कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था। और उस समझौते को क्या कहा गया था? गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहा गया था? गांधी इरविन पैक्ट कहा गया था। इस गांधी इरविन पैक्ट का जो एक समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट में 3 शर्तें तय हुई। पहला, भारत का संवैधानिक विकास डेमोक्रेटिक स्टेट का दर्जा देना, कि भारत का हम क्या करेंगे? भारत का संवैधानिक विकास होगा। एक बात तो ये कही गई। और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, भारत को डोमिनियन, ये डोमिनियन क्या था? उपनिवेशिक राज्य, कि हम भारत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, स्टेट का दर्जा देना। दूसरी शर्त इसकी तय हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, यानी इसको रोकना या सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को स्थगित करना। तीसरी बात तय हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। देखो, गोलमेज का अर्थ क्या होता है? गोल का अर्थ, मेज का अर्थ होता है तो टेबल, और गोल का मतलब होता है गोलाई, यानी जहां पर एक स्थान पर बैठकर सभी लोग जो चर्चाएं करते हैं उसके नाम पर इसको गोलमेज कहा जाता है। जैसे हमारी कई बार अखबार में फोटो आती है, जिला परिषद की मीटिंग होती है, कलेक्टर साहब मीटिंग लेते हैं, SDM साहब मीटिंग लेते हैं, तो उनमें आप देखते हो एक राउंड टेबल पर बैठे हुए होते हैं, उसे गोलमेज कहते हैं। तो बोले भाई हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी कांग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए कार्यक्रम, और उन्होंने कहा कि हम आपके संवैधानिक विचार बात पर वहाँ इस गोलमेज में चर्चा करेंगे और भारत को हम एक डोमिनिक स्टेट
स्टेट जो है उसका हम दर्जा देने के लिए पूरे प्रयासरत रहेंगे। ये बातें सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस सम्मेलन में तय हुई और ये जो एक बड़ा आंदोलन था ये क्या हो गया, स्थगित हो गया। अब क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब जो क्या चीज हुई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ, 7 सितंबर 1931 को। कहाँ पर हुआ, लंदन में हुआ था, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति और सांप्रदायिकता पर कोई विचार नहीं किया गया। जिनमें संवैधानिक विकास की बातें कही उस पर भी नहीं हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति और उस समय छुआछूत वाला जो सांप्रदायिक मामला जो चला रही थी ब्रिटिश सरकार, उससे स्वतंत्रता प्राप्ति व सांप्रदायिकता पर कोई विचार नहीं किया गया। इसलिए जब संवैधानिक विकास की कोई बात नहीं हुई, स्वतंत्रता की कोई बात नहीं हुई, कोई तरीके से विचार विमर्श नहीं हुआ, तो यह आंदोलन पूर्णतः क्या रहा, असफल रहा। कहा जाता है 1932 ईस्वी में गांधी जी लंदन से पुनः भारत आए। गांधी जी लंदन से पुनः भारत आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः चलाया। लेकिन अगर कोई चीज़ एक बार बंद कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, रोक दी जाती है, तो हम सब लोग इस बात के बारे में बहुत बेहतर समझते हैं कि उनको दोबारा खड़ा करना, दोबारा स्टेब्लिश्ड करना उतना संभव नहीं होता है। कहा जाता है 1933 में गांधी जी ने आंदोलन की असफलता को अस्वीकार कर लिया था। 1933 में, 32 में तो पुनः चलाया, 1933 में गांधी जी ने यानी कि आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया था कि भाई ये जो आंदोलन है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन जो था ये असफल है। मैं मानता हूँ, गांधी जी ने कहा कि अब मैं इसकी सफलता को तय नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी दिन उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उन्होंने ली कि भाई मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसके लिए क्या हूँ, जिम्मेदार हूँ। महात्मा गांधी जी ने उसी समय एक पत्रिका निकाली थी, हरिजन नामक पत्रिका निकाली। उसके बाद में गो सेवा संघ का गठन किया। संघ का क्या किया, उन्होंने गठन किया और उन्होंने जो सांप्रदायिकता संबंधी उनकी भावनाएं थी उनका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया। तो इसकी सफलता के बाद हरिजन पत्रिका निकाली, बहुत ही गजब का प्रश्न है, कंपटीशन का भी। गो सेवा संघ का गठन उनके द्वारा किया गया और कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था इसने। ये कई काम उस समय हुए। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब कोई बड़े क्षेत्र में आंदोलन न संचालित करके एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाए। क्या चलाया जाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किया जाए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि अगर भारतीय क्षेत्र को स्वतंत्र करवाना है तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाए और बड़े स्तर पर व्यक्तिगत ही आंदोलन खड़ा किया जाए। उसमें महिलाओं को, बच्चों को, क्रांतिकारियों को, जनसेवकों को या हड़ताल प्रदर्शन उनके माध्यम से विरोध नहीं किया जाए, बल्कि एक संगठन ऐसा खड़ा किया जाए कि उस संगठन में हम व्यक्तिगत विरोध दर्ज कर सकें और व्यक्तिगत ही उसका हम क्या कर सकें, विरोध कर सकें। ऐसे आंदोलन से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह संचालित करने की योजना बनाई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो संचालन हुआ वो 17 अक्टूबर सन 1940 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी द्वारा स्वराज्य प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे कहते हैं? गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया। एक बात तो यह व्यक्तिगत रूप से, और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या किया, स्वराज्य प्राप्ति के लिए। किसकी प्राप्ति के लिए? स्वराज्य प्राप्ति के लिए। कौन से काम के लिए? स्वराज्य प्राप्ति के लिए सत्याग्रह के स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यानी
स्वराज्य प्राप्ति के लिए सत्याग्रह के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। किसकी प्राप्ति के लिए? स्वराज्य प्राप्ति के लिए। इसके कार्यक्रम क्या थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो मुख्य कार्यक्रम क्या था वो देखिए। सार्वजनिक स्थलों पर सभा की जाए। पहला कार्य तो ये था कि सार्वजनिक स्थल पर आप व्यक्तिगत जाएंगे और वहां क्या करेंगे? सभा करेंगे। युद्ध के खिलाफ आप भाषण देंगे। क्या करेंगे? युद्ध के खिलाफ आप भाषण देंगे, जन समुदाय को सूचित करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या देंगे? गिरफ्तारी देंगे, इन चीजों का विरोध करेंगे। ये इनके प्रमुख शस्त्र या कार्यक्रम थे कि सभा बुलाओ, युद्ध का विरोध करो, गिरफ्तारी दो अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह के हिसाब से देखा जाए तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। वो पहले सत्याग्रही थे और विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का था भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था। कब चलाया? 1951। एक बार ये भी देख लो कि भूदान आंदोलन क्या होता है। भूदान आंदोलन का मतलब ये था, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण भारत के अंतर्गत बहुत सारी जमीनें ऐसी थी जिन पर कुल व्यक्ति विशेष का अधिकार था, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग था जिनके पास जमीन नहीं थी। तो जिनके पास इकट्ठी जमीन है वो अपनी जमीन का परित्याग करके उन मजदूरों को या जो खेती वहीन किसान है उनको स्थानांतरित कर देंगे, दे देंगे। इस आंदोलन का नाम भूदान आंदोलन था। आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। पहले सत्याग्रही थे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री बने थे। तृतीय सत्याग्रही जो थे वो बृहदत्त थे। यानी कौन थे? बृहदत्त थे। वो तृतीय सत्याग्रही थे। कहा जाता है कि 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से लेकर कहा जाता है कि 1942 ईस्वी तक 3 लाख लोग इस सत्याग्रह में भाग लिया था। और जो 30,000 लोगों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत। और ये आंदोलन कब तक जारी रहा था? 1942 ईस्वी तक यह आंदोलन अपनी प्रगति पर रहा या अपनी व्यवस्था और योजनाओं के रूप में संचालित हुआ था। दूसरी बात यहाँ पर आती है और वो ये आती है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद एक और आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम आंदोलन था। ये किसके जीवन का अंतिम आंदोलन था? महात्मा गांधी जी के जीवन का अंतिम आंदोलन था। महात्मा गांधी जी हैं, उनके जीवन का अंतिम आंदोलन था। और यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे इसको स्वीकृति मिली उसे आप देखिए। महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन चलाने का निर्णय कब लिया? तो आप लिखेंगे या याद करेंगे 14 जुलाई 1942। महात्मा गांधी जी ने निर्णय कब लिया? 14 जुलाई 1942। कहाँ लिया? तो आप लिखेंगे वर्धा बैठक में लिया था। और वर्धा बैठक में कांग्रेस जो आपकी है कार्य समिति में निर्णय लिया था। ये निर्णय किसने लिया? कार्य समिति ने। और कार्य समिति किसकी थी? कांग्रेस की कार्य समिति थी। तो कांग्रेस की कार्य समिति ने ये निर्णय लिया, वर्धा बैठक में लिया, 14 जुलाई को लिया। महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के जीवन का ये अंतिम आंदोलन था। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ अंग्रेजी नीतियों से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर ये कितना बड़ा निर्णय उनके द्वारा लिया गया था। यह आंदोलन अंग्रेजों की एक नीति के विरुद्ध था, फूट डालो व राज करो के विरुद्ध था। क्यों था? देखिए इसका उदाहरण। यानी कहा जाता है 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग जोरों पर उठने लग गई थी।
और पाकिस्तान ने अपना अलग प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो उनको इस बात का पता था कि अंग्रेजी सरकार भारत के टुकड़े करना चाहती है, तो उसके विरुद्ध ये आंदोलन तैयार हुआ था। दूसरी बात, इस आंदोलन में विदेशी आधिपत्य और हस्तक्षेप को समाप्त होने पर ही विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच में समझौता नहीं होगा। यानी इस आंदोलन की प्रमुख चीज क्या थी? इस आंदोलन में विदेशी आधिपत्य, देखो शब्द पे गौर करो थोड़ा, विदेशी अधिपत्य यानी विदेशी अधिपत्य और हस्तक्षेप, यानी ब्रिटिश सरकार का जो हस्तक्षेप है, विदेशी जो अधिपत्य है उनका अधिकार है, के समाप्त होने पर ही, यानी वो पूर्ण रूप से क्या होगा, समाप्त होने पर ही विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच कोई समझौता नहीं होगा। यानी जब तक ये अधिपत्य और हस्तक्षेप के समाप्त होने पर ही विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच में कोई समझौता होगा, अन्यथा उसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। ये थी, यानी फूट डालो राज करो की नीति के विरुद्ध था। इस आंदोलन में विदेशी अधिपत्य और हस्तक्षेप के समाप्त होने पर ही विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच कोई समझौता होगा, ऐसा मानना था इस प्रस्ताव के अंतर्गत। उसके बाद बंबई अधिवेशन हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? बंबई अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त सन 1942। और इस समय महात्मा गांधी जी जो थे, वो महात्मा गांधी यहाँ पर क्या थे? मौजूद थे। इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर एक नारा दिया था, जिसको आप नारा भी कह सकते हो। बाकी गांधी जी ने ये कहा था कि मैं सभी क्रांतिकारियों को एक यहाँ पर मंत्र दे रहा हूँ। यानी गांधी जी ने इसे नारा नहीं कहा था, बल्कि क्या कहा था? मंत्र कहा था कि मैं सभी को एक मंत्र दे रहा हूँ, डू एंड डाई। यानी डू एंड डाई यानी करो या मरो। उन्होंने कहा था, इस शब्द का पूर्ण भावार्थ ये था, या तो अपने देश को आप स्वतंत्र करवा लो, या उस देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए आप वीर गति को प्राप्त हो जाओ, अन्यथा आप इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा यानी उनके द्वारा दिया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत बहुत से लोगों ने गांधी जी की सपोर्ट की। किसने? अच्युत पटवर्धन, एस.एम. शर्मा, उसके अलावा यहाँ पर राम मनोहर लोहिया, भूलाभाई देशमुख और उसके अलावा अरुणा आसफ अली। ये अरुणा आसफ अली थी, उसने भी इनका नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत रही थी। तो अरुणा आसफ अली ने, इन सभी ने भूमिगत रहते हुए यानी कि इस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, नई गति दी थी, नया आयाम उनके द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी को यहाँ से गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में भेज दिया गया था। और जब इनकी अनुपस्थिति में राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जी जो थे, उन्होंने इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ इस आंदोलन में मुस्लिम लीग जो थी, यानी इस आंदोलन में मुस्लिम लीग की उदासीनता थी। क्या थी? उदासीनता थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक नारा दिया था, बांट कर छोड़ो। क्या नारा दिया था? बांट कर छोड़ो। क्योंकि बांट कर छोड़ो का मतलब यहाँ पर यह था कि हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान, क्योंकि 23 मार्च सन 1942 को आने वाली क्रिप्स मिशन योजना में ये बात तय हो चुकी थी कि जो ये लोग हैं ये अलग एक देश की, एक राज्य की मांग करेंगे। तो इन्होंने कहा कि बांट कर छोड़ो या आंदोलन के रूप से इन्होंने यहाँ पर चलाया था। यहाँ पर इस समय इन्होंने एक संगठन बनाया था, खिदाई खिदमदार, जिसको आप कह सकते हो लाल कुर्ती संगठन इनके द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल मौलाना आज़ाद का यानी संबंध रहा था। एक यहाँ पर थे अब्दुल मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान भी थे,
इस आंदोलन के अंतर्गत जो बांटकर छोड़ो था नारा दिया, मुस्लिम लीग उदासीन रही, खिदाई खिदमदार और लाल कुर्ती अब्दुल मौलाना कलाम ने। लेकिन अब्दुल गफार खां थे, वो गांधी के बहुत बड़े भक्त थे और इसको इतिहास में एक पदवी दी जाती है, सीमांत गांधी कहा जाता है। इस समय एक मध्यम वर्दी विद्यार्थी आंदोलन के रूप में इसको विकसित किया गया था, या आप ये कह सकते हो कि मध्यम वर्दी विद्यार्थी आंदोलन के रूप में संचालित किया गया था। इस आंदोलन में जगह जगह धरने हुए, प्रदर्शन हुए, जगह जगह पर लोगों ने, किसानों ने, आम आदमी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या लिया, भाग लिया। और एक महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ऐसा स्वरूप पेश किया गया था लोगों की भावनाओं के अनुकूल, लोगों की एक राष्ट्रीय क्षेत्र की भावना को संगठित स्वरूप इस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था, या एक स्थान पर इनको एक संगठित स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी एक बड़ा आंदोलन था, क्योंकि उस समय भारत के वाइसराय थे। कौन थे? वाइसराय कौन थे? लिंगगोथन नाम के एक वाइसराय थे। उसने एक लेटर लिखा, किसको? चर्चिल को। चर्चिल उस समय कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इस लिंगलोथन ने लिखा कि मैं यहाँ पर एक बड़े विषम आंदोलन से संघर्ष कर रहा हूँ। यानी इसने क्या लिखा? पत्र लिखा। किसको लिखा? चर्चिल को। चर्चिल कहाँ थे? ब्रिटेन के पीएम। और लिंगलोथन उस समय क्या थे? वाइसराय थे। और इस पत्र में क्या लिखा? मैं यहाँ एक बड़े आंदोलन या लड़ाई, आंदोलन या क्या कह सकते हो, लड़ाई से जूझ रहा हूँ। अगर इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक बड़े स्तर का आंदोलन था, एक बड़े स्तर की लड़ाई के रूप में इसको लड़ा गया था, और उस समय चारों तरफ से भारत की स्वतंत्रता और अलग जो थी उसकी मांग उठने लग गई थी। हर भारतीय स्तर पर के लोगों ने इस आंदोलन के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्या किया था? सहयोग किया था। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के अंतिम आंदोलन ने उसे एक महान राष्ट्रपिता की संज्ञा में लाके रख दिया था। वैसे राष्ट्रपिता की पदवी 1944 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेलवे स्टेशन से दी थी, लेकिन संपूर्ण भारत के अंतर्गत जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान उन्होंने खोया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन पर, भारत छोड़ो आंदोलन की इस लड़ाई में वो एक संगठित स्वरूप में अब सामने आया था। एक संगठित स्वरूप में, एक राष्ट्रीय स्वरूप में उनके बीच में, यानी वो आंदोलन था वो जुड़ गया था। इस तरीके से आपका आज का टॉपिक पूरा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब कल चलेंगे आपके राजस्थान के किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो अगली क्लास में हम आपके साथ मिलकर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, और बाल साधना विद्यालय परिवार की इस ऑनलाइन क्लास की जो एक यहाँ की टीम की जो क्वालिटी है उसको आप आगे तक पहुँचाएंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और परिवार का भी ध्यान रखेंगे। और अब जल्दी हमारी मुलाकात स्कूली क्लासों में भी होगी, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ। तो आज की क्लास बहुत अच्छी संपन्न हुई और आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ो। उसके बाद में हम कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में जनजातीय किसान आंदोलन के साथ। तब तक के लिए हम अलविदा होते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं और ढेर सारा प्रेम आपको देते हैं। जय हिंद, जय भारत।